चलिए ठीक है, तो कल देखिए, कल हमारा थेफ्ट हो चुका था। थेफ्ट हम लोगों ने किया था। थेफ्ट वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। अब देखो 303 को एक बार ब्रेक ब्रेक से मैं रीड करा देता हूं आपको, प्रोविजंस में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो आप ओपन कर लीजिए बेरेक्ट सेक्शन 303। अब देखो, अब मैंने कल क्या कराया था आपको। देखो, whoever intending to take dishonestly, पहला एसेंशियल हमारा कि इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person consents moves that property in order to such taking is said to commit theft. Clear? So this is what? This is actus reus, moving of property. Moving of property. Is it clear to all of you? हाँ, कल की हॉलीडे है, मैं आपको बता दूं। कल कल की हॉलीडे है ना, 31st तो दिवाली है, तो दिवाली की हॉलीडे है। 31st और 1 2 इन दोनों हॉलीडे है। क्लियर? चलिए, अब देखो एक्सप्लेनेशन 1, देखो इसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको रीड करा देता हूँ। कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इन सबको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्लियर? बट हल्का सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इन एक्सप्लेनेशंस का। देखो, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। मतलब जो, कि ये कल मैंने बताया था, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, यानी कि जो प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच्ड होगी वो प्रॉपर्टी थेफ्ट, मतलब उसकी चोरी नहीं हो सकती। क्लियर? उसमें सेक्शन 303 अप्लाई नहीं कर सकता, उसका थेफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। क्लियर? और कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं होगी? जो अर्थ से अटैच्ड होगी। बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम अर्थ। बट जैसे ही हम उसे डिटैच करेंगे अर्थ से, क्लियर, अर्थ से सीवियर करेंगे, मतलब अर्थ से उसे हटाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप मान के चलो, अ, जैसे फसल है। क्लियर? तो फसल क्या है, फसल जब तक धरती से जुड़ी हुई है, जब तक वो अर्थ से अटैच्ड है, तब तक उसकी चोरी नहीं हो सकती। जैसे ही फसल को आप काटोगे, ठीक है, इट बिकम्स मूवेबल। इट बिकम्स मूवेबल, काटते ही क्या हो जाएगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाएगी और फिर उसकी चोरी करी जा सकती है। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच है, उसकी चोरी नहीं की जा सकती। बट जैसे ही वो अर्थ से क्या करी जाएगी, सीवियर करी जाएगी, अर्थ से उसको अलग किया जाएगा, पृथ्वी से उसे अलग किया जाएगा, वैसे ही वो चोरी करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में, कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर? तो ये कल कर चुके थे हम। ये कह रहा है मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट which affect the severance may be theft, which affect the severance may be theft. Clear? A moving affected by the same act which affects the severance may be a theft. अब देखो उसमें हुआ क्या कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कोई चीज अलग हो रही है। अगर उस आपने उसे मूव कराने के लिए कोई और एक्ट नहीं किया है, आपने आपने क्योंकि देखो, अगर हम एक्टस रियस देखेंगे, अगर हम एक्ट चोरी का एक्टस रियस देखेंगे, तो चोरी का एक्टस रियस कहता है कि प्रॉपर्टी को मूव कराते ही थेफ्ट होगा। प्रॉपर्टी को मूव कराते ही थेफ्ट होगा। बट हमने उसे मूव नहीं कराया, हमने तो किसी प्रॉपर्टी को अर्थ से अटैच थी, उसे क्या करा, सीवियर करा, मतलब उसे अर्थ से अलग किया। बट अगर हमारे अलग करने के एक्ट से, उसी सेम एक्ट से वो प्रॉपर्टी मूव भी अगर कर रही है, तो हमें अलग से मूव कराने के लिए एक्ट नहीं करना पड़ेगा। वो सीवियर करने वाला एक्ट ही क्या हो जाएगा, चोरी कहलाएगा। क्लियर? वो सीवियर, वो अर्थ से अलग करने वाला जो एक्ट है, वो एक्ट ही क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा, थेफ्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इतना क्लियर आपको?
अब देखो तीसरा एक्सप्लेनेशन, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving and by separating it from another thing as well as by actually moving it. ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मान लो एक ढलान थी, है ना, जो इंक्लाइंड सरफेस होता है। अब कोई अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके गया और यहाँ पे एक ब्रेक, ताकि गाड़ी आगे ना बढ़े, एक ऑब्स्टिकल यहाँ पे लगा दिया। क्लियर। अब तुम्हें पता है कि साहब यहाँ पर आपका गराज है, ठीक है, यहां तक गाड़ी आपको लेके आनी है और यहां आप गाड़ी को छुपा दोगे। तो आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इस गाड़ी को मूव नहीं करा, बस इसका मूवमेंट जिस चीज से रुका हुआ था उसको आपने क्या कर दिया, उस ऑब्स्टिकल को आपने रिमूव कर दिया, और ऑब्स्टिकल रिमूव करने से ये गाड़ी यहां पर चल के आई और आपके गराज में खड़ी हो गई। क्लियर। तो यदि किसी ऑब्स्टिकल से कोई मूवमेंट रुका हुआ है और आप उस ऑब्स्टिकल को अगर हटा देते हैं, तो वो एक्ट भी क्या माना जाएगा, वो एक्ट भी ऐसा माना जाएगा जैसे आपने इस गाड़ी को क्या किया है, मूव किया है, आपने इस प्रॉपर्टी को क्या किया है, मूव किया है। क्लियर। तो ये सब एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन आपको पता है, एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर वही चीजें होती है जो हम ऑलरेडी मैं आपको सेक्शंस में समझा देता हूं। क्लियर। जैसे एक्सप्लेनेशन 4 देखिए, कह रहा है अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव is said to move that animal, and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. क्लियर। अब देखो ये पहले, इसमें दो पार्ट है, एक्सप्लेनेशन 4 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट का कह रहा है, ठीक है, आप एनिमल को कुछ भी मूव कराने, आपको एनिमल को मूव कराने तो जरूरी नहीं है कि आप एनिमल को पकड़ के खींचो, या जरूरी नहीं है कि आप एनिमल को धक्का दो, या उसे हाथ से उठा के लेके जाओ। अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसके कारण एनिमल खुद ब खुद मूव कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा जैसे आप एनिमल को मूव करा रहे हो। जैसे मान लो कोई डॉगी है, उसके आगे आप बिस्किट डालते हुए चले और आगे बढ़ते हुए चले, है ना, तो बिस्किट खाते खाते वो आपके पीछे चलना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस एनिमल को क्या किया है, मूव किया है। क्लियर। ऐसा माना जाएगा कि आपने उस एनिमल को मूव किया है। दूसरी चीज ये कहता है कि मान लो एक कार्ट है, ठीक है, अब इसे कोई मान लो घोड़ा खींच रहा है, ठीक, इसे कोई ये हॉर्स है मान लीजिए, ये इसे, इस पे ये कार्ट बंधा हुआ है। क्लियर। इस पे ये कार्ट बंधा बंधा हुआ है। अब मान लो आप इसे क्या, खाने का सामान इसे इसके आगे डालते रहते हो ताकि ये जो हॉर्स है ये आगे मूव करने लगे। अब देखो हम इसे तो मूव नहीं कर रहे ना, हम इसे तो मूव नहीं कर रहे, हम तो चलो घोड़े को मूव कर रहे हैं, घोड़े को हम क्या कर रहे हैं, खाना डाल रहे हैं जिससे वो मूव करने लगे। बट होगा क्या कि अगर आप एनिमल को मूव करते हो और एनिमल के साथ कोई भी चीज अटैच है, क्लियर, तो ऐसे माना जाएगा कि आपने इसी एक्ट को क्या, इसी प्रॉपर्टी को क्या किया है, मूव किया है। ठीक है। अगर आप एनिमल से कोई प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है और अगर आप एनिमल को मूव कराते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि एनिमल के साथ साथ आपने उस प्रॉपर्टी को भी क्या किया है, मूव किया है। तो अगर ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप करते हो, विदाउट कंसर्न करते हो, तो इसमें जो भी सामान रखा होगा उसके थेफ्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाएगी, उसके थेफ्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाएगी। बेटा 1 मिनट बस रुकिए। नहीं सर याद, आप हमसे गुस्सा हैं, हम टेलीग्राम मैच किए हैं। बेटा मैं देख नहीं पाया, मैं आज देख लूंगा पक्का, है ना। मैं देख नहीं पाया, मैं गुस्सा नहीं होता किसी से, बट मैं देख नहीं पाया, है ना। चलो आगे करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन 5 देखो, एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि इसमें जो कंसेंट मेंशन है, यार इसमें जो कंसेंट मेंशन है वो कंसेंट क्या होगी, वो कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको क्या लेनी पड़े, काम को करने के लिए बार बार कंसेंट लेनी पड़े। क्लियर। मान लो आपने क्या करा, आपने कोई सर्वेंट रखा है जो आपका सामान इधर से उधर ले जाता है। क्लियर। अब वो डेली आपका सामान ले जाने के लिए इधर से उधर थोड़ी ना
आपसे मतलब इधर से उधर ले आने के लिए आपका सामान आपसे बार बार थोड़ी ना परमिशन लेगा, बार बार थोड़ी ना कंसेंट लेगा। तो अगर आपने इसी नौकरी पे उसे रखा हुआ है तो पूरे महीने उसे क्या इम्प्लाइड कंसेंट है कि मैं आपका सामान आपकी पोजीशन से क्या करूंगा, ले जाऊंगा। क्लियर? तो कंसेंट इम्प्लाइड भी होती है, कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, दोनों ही कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना जाएगा। ठीक है? और वो कंसेंट कौन देगा? पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। या फिर उसकी कंसेंट देने के लिए यदि किसी ने किसी को ऑथराइज किया हुआ है। क्लियर? अब सपोज करो कि मेरी पोजीशन में रखा हुआ है ना, मेरी पोजीशन में रखा हुआ है, मुझे पता है मेरे घर में रखा हुआ सामान है। क्लियर? मेरा सामान है, बट मैंने इधर उधर ले जाने लाने के लिए एक मैंने मैनेजर रखा हुआ है कि साहब मैनेजर की कंसेंट लगेगी अगर आप मेरा सामान लेके जाओगे। तो मैनेजर की कंसेंट क्या हो जाएगी? मैनेजर की कंसेंट वैलिड हो जाएगी, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड। क्लियर? चलो, वैसे अब इसमें कुछ है नहीं, बस आपको देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। आपको सिंपल इसके सारे इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके इलस्ट्रेशंस ही हैं। देखो, पी तक इसकी इलस्ट्रेशन है, पी तक। क्लियर? जितने भी चीजें मैंने आपको कराई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको इन सारे इलस्ट्रेशंस को केवल रीड करना है। सारे इलस्ट्रेशन रीड करते ही आपका थेफ्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आपका थेफ्ट ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी भी पेपर में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, किसी में भी कोई भी दिक्कत होगी। क्लियर? कुछ भी नहीं आई में, रमन जी कुछ भी नहीं आई में, है ना। वो तो देखो, कंसेंट अगर इम्प्लाइड कंसेंट है फिर भी आपको क्या है कि अगर कोई एक एसेंशियल भी मिस हो जाएगा, क्लियर, कोई एक एसेंशियल भी मिस हो जाएगा, तो भी थेफ्ट हो जाएगा वो, सॉरी, तो भी थेफ्ट होने से बच जाएगा। क्लियर? तो भी थेफ्ट होने से बच जाएगा। क्लियर? अब मान लो मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो थी, क्लियर, बट तुम खुद दे रहे हो, तुम्हें पता है कि ये यार ये लौटाएगा नहीं, मुझे पता है ये लौटाएगा नहीं, और आज मांग के ले जा रहा है कि कल दे दूंगा, बट ये कभी देगा नहीं, आपको पता है उसकी इंटेंशन, फिर भी आपने उसे अपनी मर्जी से दे दिया सामान, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो एसेंशियल थेफ्ट में तीनों एसेंशियल पूरे होने जरूरी है जो मेंस एरिया में रिक्वायर्ड है। एक भी एसेंशियल अगर गायब होगा तो थेफ्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर बेटा? आई बहुत सरल है, आई को मैं एक बार बता देता हूं, चलो। आई को देखो, अब ये कहता है, ध्यान देना, आई इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है ये एक बार देख लीजिए। ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड अ ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड। अब ए ने जेड को अपनी घड़ी दे दी सही करने को, जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, वो जेड जो है अपनी दुकान पे उस घड़ी को ले गया। ए नॉट ओइंग टू द ज्वेलर एनी डेट फॉर विच द ज्वेलर माइट लॉफुली डिटेन द वॉच एज अ सिक्योरिटी enters the shop openly, takes his watch by force out of Z hand। अब क्या है कि देखो, Z को दी थी कि साहब आप रख लो मैं आपसे ले लूंगा, Z का कोई भी पैसा एक के ऊपर नहीं निकल रहा। क्लियर? वो आता है और अपने क्या लेके जाता है, अपनी वॉच को उसके हाथ से लेकर चला जाता है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि हियर ए दो ही में हैव कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास या एजॉल्ट, भाई झीना झपटी करके उससे लेके गया, छीना झपटी करके उससे लेके गया है, हैज नॉट कमिटेड द थेफ्ट इन एज मच एज व्हाट ही डिड वाज नॉट डन दिस ऑनेस्टली। ठीक है? देखो, एक एग्जांपल कल मैंने आपको दिया था कि आपने सही होने के लिए घड़ी शॉप पर दी। क्लियर? सही होने के लिए घड़ी शॉप पर दी, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने चुपचाप आप दुकान पे गए, आपने देखा कि यार मेरी घड़ी सही हो गई है, और आपको पैसे ना देने पड़े, आपने इस इंटेंशन से उस घड़ी को वहां से चुपचाप लेके आप आ गए। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, आपने क्या कर दिया, रॉन्गफुल लॉस करा दिया उसे, है ना। वो कुछ पैसे का अधिकार था, उसके पैसे आपने नहीं दिए, और इसी इंटेंशन से आपने चुपचाप घड़ी उठाई और आप बाहर आ गए, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। क्या है, वो जबरदस्ती आपकी घड़ी को अपने पास रखे हुआ था, दे नहीं रहा था, तो आपने क्या करे, आपने गए और उसे छीना झपटी करके
क्या ले आए, वॉच को वापस ले आए। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर किसी का रॉन्गफुल लॉस, किसी का रॉन्गफुल गेन नहीं है। क्लियर, आपकी इंटेंशन क्लियर है, भले ही आपको एजॉल्ट का आपके ऊपर चार्ज लग जाए क्योंकि आपने छीना झपटी करी है ना। छीना झपटी करने के लिए आप उसकी दुकान में बिना पूछे घुसे हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज लग सकता है। क्लियर, बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहां पर मिस रहेगा। चलो बट अब आ जाओ अब देखो, अब हमने थेफ्ट कर लिया, हमने थेफ्ट कर लिया। अब देखना, अब यही थेफ्ट कैसे रॉबरी बन जाएगा, यही थेफ्ट कैसे रॉबरी बन जाएगा, ये आपको देखना है। सर मजाक मजाक में अपने दोस्त का फोन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, हाँ तो इसमें क्या है, इसमें चोरी नहीं होगी, इंटेंशन नहीं है ना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब थेफ्ट कब रॉबरी बन जाएगा ये आपको देखना है। क्लियर, देखो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ऑफेंस होता है रॉबरी का, क्लियर, ये जो रॉबरी का ऑफेंस है, रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म, रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम क्यों थेफ्ट को, रॉबरी को, एक्सटॉर्शन को एक साथ पढ़ते हैं और डकैती को, क्योंकि रॉबरी थेफ्ट का ही बड़ा रूप है या रॉबरी एक्सटॉर्शन का ही बड़ा रूप है। क्लियर, रॉबरी जो है वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ही बड़ा रूप है। मतलब अगर कोई थेफ्ट कर रहा होगा, अगर किसी ने चोरी करी है, तो कुछ एडिशनल एलिमेंट इसमें जोड़ के आप इसे रॉबरी बना सकते हो, या फिर आप अगर एक्सटॉर्शन कर रहे हो तो इस एक्सटॉर्शन में कोई एडिशनल एलिमेंट जोड़ के आप इसे क्या बना सकते हो, रॉबरी बना सकते हो। क्लियर, आप इसे क्या बना सकते हो, रॉबरी बना सकते हो। क्लियर, अब देखो, अब हमने अभी थेफ्ट पढ़ा है, तो हम थेफ्ट से रॉबरी में जाएंगे, उसके बाद हम एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सटॉर्शन से रॉबरी में जाएंगे। क्लियर, अब देखो आमिर अब्बास, पहले यहां दिमाग लगा लो, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं पहले उसे आप पढ़ लो, क्वेश्चन बीच में मत पूछा कर, ठीक है। अब देखो, अब देखो मान लो थेफ्ट है, तो देखो एक चीज याद रखना, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं। फॉर कमिटिंग थेफ्ट, while committing theft और आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, while taking away the property, while taking away the property। क्लियर, देखो ये तीन सिचुएशन आपको याद रखनी है, ये तीन सिचुएशन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, कि चोरी करने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी, चोरी करने के लिए, चोरी करते वक्त और चोरी करने के बाद प्रॉपर्टी को ले जाते हुए। क्लियर, देखो चोरी करने के लिए फॉर, चोरी करते दौरान, या चोरी करने के बाद प्रॉपर्टी को ले जाते हुए। क्लियर, अगर आप चोरी करने के लिए या चोरी करते हुए या चोरी करने के बाद क्या करते हो, अगर किसी की डेथ, इन तीनों स्टेजेस में से किसी भी स्टेज में आप किसी की डेथ कॉज कर देते हो, हर्ट कॉज कर देते हो, या किसी प्रकार की कोई इंजरी कॉज कर देते हो, चलो इंजरी छोड़ो, इंजरी नहीं, किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंड कर देते हो, डेथ कॉज कर देते हो, हर्ट कॉज कर देते हो, कॉज कर देते हो मतलब आपने हर्ट कर दिया, आपने डेथ कॉज कर दी, आपने उसे रिस्ट्रेंट कर दिया चोरी करते वक्त, या करने के लिए, या फिर चोरी करने के बाद प्रॉपर्टी ले जाने के लिए आपने किसी को क्या करा, किसी की डेथ कॉज कर दी, किसी को हर्ट कर दिया, या किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर दिया, या फिर
या फिर आपने फियर या फिर आपने इंस्टेंट फियर पैदा कर दिया कि मैं तुझे मार दूंगा। आपने इंस्टेंट फियर पैदा कर दिया कि मैं तुझे हर्ट पहुंचा दूंगा। या फिर आपने इंस्टेंट फियर पैदा कर दिया कि मैं आपको रिस्ट्रेंट कर दूंगा। क्लियर? तो अगर आप ये सारी चीजें कॉज कर दें या फिर इनके तुरंत होने का डर पैदा कर दें, तो यही चोरी रॉबरी में तब्दील हो जाएगी। क्लियर? यही थेफ्ट क्या बन जाएगा? रॉबरी बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो, एक बार मैं सेक्शन पे आपको लेके चलता हूं। सेक्शन के बाद दोबारा एक बार समझाऊंगा। देखो, सेक्शन क्या कहता है? देखो देखो, ये कह रहा है इन ऑल रॉबरी देयर आर ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। मतलब हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, क्योंकि रॉबरी बनेगी या तो थेफ्ट से या फिर एक्सटॉर्शन से। क्लियर? ये मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि थेफ्ट कब रॉबरी बनेगा? थेफ्ट थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, in committing the theft, or in carrying away or attempt to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause any person death, hurt, or wrongful restraint, or fear of instant death, fear of instant hurt, or fear of instant wrongful restraint। तो यदि आप चोरी करने के लिए, ठीक है, आप चोरी करने जा रहे हो, अचानक से गार्ड आ गया, घर का गार्ड आ गया, आपने जान से मार दिया और अंदर जाके चोरी करके लेके आ गए, तो बताओ ये चोरी है या फिर ये रॉबरी है? आपने चोरी करने के लिए किसी की डेथ कॉज कर दी, ये रॉबरी में बदल जाएगी। क्लियर? या फिर आपने क्या किया, आप घर में घुसे चोरी करने के लिए, आपने पहले जहां जहां पर लोग सो रहे थे उन सारे कमरों को बाहर से बंद कर दिया, ठीक है, और आप सीधे गए लॉकर रूम में, वहां से चोरी करके भाग गए। तो आपने चोरी करने के लिए सबको क्या किया? रिस्ट्रेंट किया, सबको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया। तो ये चोरी नहीं होगी, क्या हो जाएगा? रॉबरी में तब्दील हो जाएगी। क्लियर? तो कोई भी चोरी करते वक्त, मतलब करने के लिए या करते वक्त या करने के बाद प्रॉपर्टी ले जाते हुए, अगर आप किसी की डेथ कॉज कर दो, हर्ट कॉज कर दो, या उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर दोगे, या फिर उसके अंदर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ पैदा कर दो, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट पैदा कर दो, या फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पैदा कर दो। जैसे आप घर में घुस रहे हो, गार्ड आया, आपने सीधे गन उसके हेड पे लगा दी कि मेरे बीच में मत आना, मुझे चोरी करने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। दिस इज रॉबरी, दिस इज रॉबरी। क्लियर? और कुछ भी नहीं है, और थेफ्ट और रॉबरी में कोई संबंध नहीं है इसके अलावा। क्लियर? चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूं आपको, वो एग्जाम्पल आप एक एक करके बताना कि कौन सा रॉबरी होगा या नहीं होगा। क्लियर? चलिए, चलो अब मान लो एक कोई लेडी है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करती है। कोई लेडी है, ठीक है, कोई लेडी है और वो मॉर्निंग वॉक करती है सुबह सुबह। अब एक दिन अचानक से मॉर्निंग में एक बाइक सवार आए दो, और उसके कान से हियरिंग छीन के भाग गए, जिसमें उसके कान में हल्का सा क्या लग गया? कट लग गया। बताओ ये क्या होगा? ये सिंपल थेफ्ट होगा या रॉबरी होगी? ये सिंपल थेफ्ट होगा या रॉबरी होगी? बताइए। हाँ, रॉबरी होगी भाई, जब उसने उसके हर्ट हो रहा है ना। देखो, चोरी करते वक्त क्या हो गया? हर्ट हो गया, हर्ट कॉज हो गया। भाई कान कान कुंडल तुम खींचोगे तो कान में कट लगेगा, दैट इज हर्ट। तो है ना, हर्ट कॉज हो रहा है, तो अगर ऐसा थेफ्ट कर रहे हो जिससे हर्ट कॉज हो रहा है, तो वो रॉबरी में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं थेफ्ट होगा। बताओ।
चलो ठीक है, अब देखो स्नैचिंग, देखो स्नैचिंग है, स्नैचिंग तो हमने नाम रख दिया है। क्लियर? स्लैपिंग बिल्कुल हर्ट है, स्लैपिंग बिल्कुल हर्ट है। अब देखो मान लो एक ट्रेन में एक इंसान बैठा होता है विंडो सीट पे। ठीक है, ट्रेन में एक पर्सन विंडो सीट पे बैठा होता है। बाहर से एक आदमी उसका मोबाइल छीन लेता है, और वो एकदम से भागता है अपना मोबाइल बचाने के लिए। तभी क्या होता है, जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वो जो चोर होता है उसने वो एक स्लैप मारता है उसके, जिससे वो गिर जाता है। जो विक्टिम होता है वो गिर जाता है। क्लियर? और उसका मोबाइल लेके वो भाग जाता है। बताओ ये क्या होगा? ठीक है, दिस इज रॉबरी। मुकेश कुमार थेफ्ट क्यों होगा? अब इसमें हर्ट हो गया ना, चोरी करते में क्या हो गया, हर्ट हो गया। तो हर्ट जहां पर हो जाए वो क्या होगा, वो रॉबरी में तब्दील हो जाएगा। ये तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा ना महासेन अली, कि स्नैचिंग में हर्ट हुआ या नहीं हुआ। हाथ से मोबाइल छीन के भागने में कोई हर्ट नहीं होगा। क्लियर? हाथ से पैसे छीन के भागने में कोई हर्ट नहीं होगा। क्लियर? बट मान लो गले की चेन कोई खींच रहा है और गले से खून आने लगे, गले पे कट लग जाए, डेट इज हर्ट। कान से कुंडल कोई खींच के भाग रहा है, कान कट जाए, डेट इज हर्ट। तो ये तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस पे डिपेंड करेगा। क्लियर? चलो, रॉबरी में और कुछ नहीं है, थेफ्ट थेफ्ट से रॉबरी बनाने में और कुछ नहीं है। बस आपको यही क्या याद रखना है, आपको केवल याद रखना है कि थेफ्ट आपने पढ़ लिया डिटेल में। अब आपको रखना है कि थेफ्ट करने के लिए, थेफ्ट करते दौरान या फिर थेफ्ट करने के बाद प्रॉपर्टी ले जाते हुए, अगर आप किसी पर्सन की डेथ, हर्ट या फिर कॉज कर देते हो, या फिर उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देते हो, या फिर इन तीनों का इंस्टेंट फियर अगर आप अराइज करा रहे हो, तो वो थेफ्ट किस में बदल जाएगा, वो थेफ्ट किस में बदल जाएगा, वो थेफ्ट रॉबरी में बदल जाएगा। क्लियर बेटा? मासिन, अभी मैं बता दूंगा, पहले ये टॉपिक कवर कर लो। स्नैचिंग के पीछे तुम पड़ गए एकदम से, पहले रॉब पहले ये चारों सीख लो। क्लियर? फिर वो हो जाएगा। थोड़ा बीच में मैं पहले ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पेशेंस रखा करो, जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना है तो लास्ट में पूछो। ठीक है? चलिए, ये क्लियर आपको? बताओ, इतना क्लियर? थेफ्ट से रॉबरी कैसे बनेगी, ये क्लियर आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्सटॉर्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन पढ़ने के बाद एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनेगा ये देखेंगे। ठीक है, एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनेगा ये देखेंगे। क्लियर? पहले एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे, एक्सटॉर्शन, फिर एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनेगा ये देखेंगे। क्लियर? हाँ बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। चलो, तो एक्सटॉर्शन स्टार्ट करने से पहले पहले ही मैं 2 मिनट का आपको ब्रेक दे देता हूँ। क्लियर? ताकि 5 बजे ब्रेक नहीं दूंगा, 5 बजे ब्रेक नहीं दूंगा, अभी ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का। 2 मिनट का ब्रेक आप ले लीजिए, उसके बाद हम एक्सटॉर्शन स्टार्ट करेंगे। फिर सीधे मैं क्लास खत्म करूंगा लास्ट में। क्लियर? ओके देन, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 minutes ओनली। चलिए, देखो एक्सटॉर्शन देखते हैं। अब देखो एक्सटॉर्शन क्या होगा। सबसे मेन डिफरेंस थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस। ठीक है, भी बताओ, मैं बता दूंगा कैसे मानेंगे। ठीक है, अभी पहले एक्सटॉर्शन कर लो।
देखो एक्सटॉर्शन में क्या होगा, देखो बेसिक, सबसे बेसिक डिफरेंस या सबसे मेन डिफरेंस आप मानो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में सबसे बेसिक डिफरेंस है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर। अब देखो वहां क्या होता है, थेफ्ट में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी को मूव कराते हो, ठीक है, थेफ्ट में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी को मूव कराते हो, एक्सटॉर्शन में हमेशा प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी। मतलब अगर आप एक्सटॉर्ट कर रहे हो तो आपके पास मूव प्रॉपर्टी चल कर आएगी, आपके पास प्रॉपर्टी की क्या होगी, प्रॉपर्टी की डिलीवरी आपके पास होगी। क्लियर। वहां पर थेफ्ट में क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी को मूव कराओगे, बट एक्सटॉर्शन में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगी। ये सबसे मेन डिफरेंस है एक्सटॉर्शन का। अब देखो, अब यहां पर अगर एक्सटॉर्शन में मैं बात करूं एक्टस रियस की, तो एक्टस रियस इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, वो बताएगा इसका मेंस रिया। यदि आप कोई भी एक्ट ऐसा करते हो या फिर किसी को इंटेंशनली क्या करते हो, इंटेंशनली, इंटेंशनली पुटिंग समवन और अदर पर्सन इन अ फियर ऑफ इंजरी, इन अ फियर ऑफ इंजरी, क्लियर। और इस फियर की वजह से अगर वो आपको मतलब प्रॉपर्टी की डिलीवरी कराने के लिए अगर आप किसी को फियर ऑफ इंजरी में रख रहे हो, फियर ऑफ इंजरी का मतलब क्या है, अगर आप किसी को, अगर आप किसी को हार्म पहुंचाते हो, मतलब बॉडी हार्म, उसकी प्रॉपर्टी का हार्म, उसकी रेपुटेशन को हार्म, ठीक है, या उसे माइंड का हार्म, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इन चारों चीज को अगर तुम हार्म कैसे भी पहुंचा रहे हो तो उसे क्या माना जाएगा, उसे इंजरी बोला जाएगा या इंजरी माना जाएगा। अगर आप किसी को इंटेंशनली इस इंजरी के फियर में रख रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि कल तक 2 लाख रुपए नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा का मतलब है कि बॉडी को हार्म होना यानी कि इंजरी, है ना। आप बोल रहे हो कि कल तक अगर 2 लाख रुपए मेरे को नहीं पहुंचाए तो मैं सारी सच बातें तेरे बारे में अखबार में छाप दूंगा, रेपुटेशन को खतरा, इंजरी, क्लियर, इंजरी। और आपके पास किसी का मोबाइल रखा हुआ है, आप बोल रहे हो कि तेरा मोबाइल मेरे पास है, अगर उस मोबाइल को सही सलामत बचाना चाहता है तो कल तक 1 लाख रुपए मुझे दे जाना, ठीक है। तो हार्म टू प्रॉपर्टी, क्लियर, ये भी क्या हो गया, इंजरी हो गया। तो आप किसी भी रूप में, आप किसी भी रूप में अगर किसी भी पर्सन को क्या करें, फियर ऑफ इंजरी में डाल दें, क्लियर, फियर ऑफ इंजरी में डाल दें, क्यों, किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर कराने के लिए, किसी किसी प्रॉपर्टी के लिए, क्लियर, किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर कराने के लिए, तो उस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एक्सटॉर्शन बोलेंगे, उस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एक्सटॉर्शन बोलेंगे। क्लियर। इज क्लियर। अब देखो इसके सेक्शन से और मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊंगा, बट इसमें मेन चीज क्या है, दो मेन चीज है केवल, इसका अभी मैं दूंगा एग्जांपल। दो मेन चीजें हैं केवल। एक्टस रियस क्या है, इसका डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी डिलीवर होनी चाहिए, बिना डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के एक्सटॉर्शन कमिट नहीं होगा। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा मेंसरिया क्या होना चाहिए कि आपने डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कराई है, उस व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डाल के, उस व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डाल के, या फिर उसके किसी नियर वन को फियर ऑफ इंजरी में डाल के, है ना, लिखा हुआ है कि मतलब विक्टिम को या फिर किसी अदर पर्सन को आप क्या कर रहे हो, फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो और प्रॉपर्टी को क्या कराते हो, डिलीवर अगर कराते हो, तो ऐसी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एक्सटॉर्शन कहलाएगी, ऐसी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एक्सटॉर्शन कहलाएगी। क्लियर। अब देखो
देखो एक बार सेक्शन 308 देखो। 308 में केवल हमें पहला वाला करना है, केवल मेन प्रोविजन करना है, एक्सटॉर्शन करना है, उसके बाद इसकी एग्रीवेटेड फॉर्म्स है उसे केवल रीड करना है आपको घर जाके, ठीक है। बट हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है 308 पढ़ के। क्लियर। अब 308 क्या कहता है ये देखिए, एक्सटॉर्शन होता क्या है। देखो लिख रहा है, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other। ये लाइन समझ में आई। मैंने कहा था ना, यदि आप इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में डाल दें या फिर किसी अदर पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में डाल दें, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। ठीक है। ये कह रहा है कि सपोज करो ये कोई पर्सन है। क्लियर। देखो बोर्ड पे देखो, देखो ये कह रहा है कि कोई ये पर्सन है ए, अगर ये बी को या फिर सी को क्या करता है, फियर ऑफ इंजरी में डालता है, इंटेंशनली पुटिंग बी और सी इन अ फियर ऑफ इंजरी। क्लियर। और इस फियर की वजह से वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है इन्हें, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है इस फियर की वजह से। क्या करता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है। डिसऑनेस्टली का मतलब है कि ऐसी चीज करवाना जिससे सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस हो या मेरा रॉन्गफुल गेन हो। क्लियर। अगर वो फियर ऑफ इंजरी में रखकर किसी को इंड्यूस कर रहा है कि साहब आप मुझे क्या दो, कोई प्रॉपर्टी मुझे दो या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मुझे दो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट क्रिएट हो रहा हो, है ना, कोई एक्नॉलेजमेंट आ रहा हो, जैसे कि साहब मेरे को प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम कर दो। क्लियर। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी के पेपर इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्लियर। चेक, चेक इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्लियर। या फिर ऐसी कोई चीज साइन करवा रहे हो जिससे साइन करने के बाद वो खाली कागज क्या बन जाएगा, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगा। क्लियर। तो यदि आप किसी की प्रॉपर्टी को डिलीवर कराते हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिलीवर कराते हो, क्लियर, उस पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में रख के या किसी अदर पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में रख के, तो फिर आपकी ये जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी, यह क्या कहलाएगी, एक्सटॉर्शन कहलाएगी। क्लियर। और डिलीवरी आप स्वयं भी ले सकते हो या किसी तीसरे पर्सन को भी डिलीवरी करा सकते हो। क्लियर। अब देखो मेरा, अब मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं तीन चार, उन तीन चार एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। देखो बहुत ध्यान से समझना। देखो मान लो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं किसी को फोन करके बोलूं कि साहब कल तक 2 लाख रुपए मुझे दे जाना। ठीक है, 2 लाख रुपए छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूं कि कल तक अपने जमीन के कागज मेरे नाम कर देना वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। अब मैंने फियर ऑफ इंजरी में किसे रखा है, बच्चे को। मांग किससे रहा हूं, बाप से। क्लियर। तो जब बाप मेरे को इस उस फियर ऑफ इंजरी की वजह से, मतलब किसी और पर्सन के फियर ऑफ इंजरी की वजह से अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी को डिलीवरी कर देते हैं, मेरे पास किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी कर देते हैं, तो वो डिलीवरी क्या कहलाएगी, एक्सटॉर्शन कहलाएगी। वो डिलीवरी क्या कहलाएगी, एक्सटॉर्शन कहलाएगी। बिना डिलीवरी के एक्सटॉर्शन होगा नहीं, केवल अटेम्प्ट रह जाएगा। क्लियर। या फिर मान लो अब सपोज करो कि बी के पास कोई स्टाम्प पेपर है। ठीक है। अब ए क्या कह रहा है, ए बी के सिर पर बंदूक लगाता है, कहता है इस स्टाम्प पेपर पे साइन करके मुझे अपने स्टाम्प पेपर दे दो। तो फियर ऑफ डेथ की वजह से, फियर ऑफ इंजरी की वजह से बी क्या करता है, स्टाम्प पेपर पे साइन करके कहता है कि ये लो साहब ये तो तुम्हारे ही पेपर है। दिस इज एक्सटॉर्शन। ये क्या है, एक्सटॉर्शन है। क्लियर। तो एक्सटॉर्शन में बस यही है, एक्सटॉर्शन में और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ आपको एक्सटॉर्शन, बताइए। बताइए एक्सटॉर्शन क्लियर हुआ।
अब मेरी एक बात आप मतलब मुझे एक बात बताओ, किडनैपिंग में, इसमें देखो, किडनैपिंग किडनैपिंग में पैसे मांगना किडनैपिंग नहीं होती भाई आशुतोष शर्मा, वो पिक्चरों में होता है कि वो तो किडनैपिंग फॉर रैंसम ऐसे पूरा बोला जाता है। किडनैपिंग का मतलब है कि किसी को कहीं से ले, इधर से उधर ले जाना, पैसे मांगना थोड़ी। अब देखो एक चीज याद रखना कि एक्सटॉर्शन तो मैंने कहा था ना, मैं यहाँ यहाँ पे बैठा हूं और फोन कर रहा हूँ कि भैया कल तक 2 लाख रुपए, अब जब फोन करने की नौबत आ रही है इसका मतलब मैं उसके सामने नहीं हूं। अगर मैं उसे फोन करके पैसे मंगा रहा हूँ, फोन करके प्रॉपर्टी की डिलीवरी करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उसके सामने नहीं हूं। क्लियर? तो एक्सटॉर्शन देखो दोनों तरह से हो सकता है। एक्सटॉर्शन विक्टिम के प्रेजेंस में भी हो सकता है और उसके गैर मौजूदगी में भी हो सकता है, उसकी एब्सेंस में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक, अब देखो, अब रॉबरी करने के लिए, अब एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनेगा, देखिए, एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनेगा। ये कहता है कि साहब अगर आप एक्सटॉर्ट एक्सटॉर्ट करा रहे हो, मतलब आप क्या है, फियर ऑफ इंजरी करा रहे हो। फियर ऑफ इंजरी किसकी? ऑफ पर्सन और अदर पर्सन। अगर आप इनको किस में रखे, फेयर में रखकर अगर आप डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करा रहे हो, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो अगर इन सारी चीजों में इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटिनिटी जुड़ जाए, क्लियर, अगर इन सारे चीजों में इंस्टेंटिनिटी जुड़ जाए, क्लियर, तो ये एक्सटॉर्शन रॉबरी में तब्दील हो जाएगा। अब जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि आपने किसी पर्सन को इंजरी के फियर में रखकर प्रॉपर्टी को डिलीवर कराया तो वो एक्सटॉर्शन है। क्लियर? आप कहोगे कि भैया जान से मार दूंगा कल तक 2 लाख रुपए आ जाएं, तो 2 लाख रुपए भी कल आ रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हो, इंस्टेंट मारने की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हो नहीं कल तक नहीं दिए तो मार दूंगा। तो यहां पर डेथ का फियर तो है, फियर ऑफ इंजरी तो है, बट इंस्टेंट नहीं है। अगर यही मैं कहूं कि साहब यही फियर ऑफ इंजरी किस में बदल जाए, इंस्टेंट फियर में बदल जाए, किस में बदल जाए, इंस्टेंट फियर में बदल जाए। क्लियर? इंस्टेंट फियर में बदल जाए। अब इंस्टेंट फियर किस किस का, डेथ का, हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। क्लियर? और इस इंस्टेंट फियर में रखकर आप प्रॉपर्टी की डिलीवरी करा ले वहीं हाथ के हाथ, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी देन एंड देयर, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी देन एंड देयर, मतलब आप ये एक्सटॉर्शन का काम बिल्कुल तुरंत कर लें। मतलब उसे इंस्टेंट फियर में डाल के तुरंत प्रॉपर्टी कहें कि जान से मार दूंगा, अपने आप प्रॉपर्टी यहां रख जाओ, अभी यहां से एक कदम भी हिलाओगे बिना प्रॉपर्टी रखे तो जान से मार दूंगा। अगर इस इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में अगर वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी वहीं पर कर गया देन एंड देयर, तो फिर क्या होगा, वही एक्सटॉर्शन क्या हो जाएगा, रॉबरी बन जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्या बन जाएगा, वहीं पर रॉबरी बन जाएगा। क्लियर? इसीलिए जब एक्सटॉर्शन से हम रॉबरी में जाते हैं तो यहां पर क्या मैंडेटरी हो जाता है, एक्यूज्ड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ विक्टिम, इन फ्रंट ऑफ विक्टिम। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन में जरूरी नहीं है कि विक्टिम के सामने एक्यूज हो, बट एक्सटॉर्शन से अगर आपको रॉबरी बनाना है तो एक्यूज का विक्टिम के सामने प्रेजेंट होना क्या होगा, एसेंशियल होगा, रिक्वायर्ड होगा। अब ये खुद भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर और थ्रू हिज एजेंट, और थ्रू हिज एजेंट। जैसे किसी के एजेंट ने आप पे गन लगा रखी है और आप यहां से फोन पे बात कर रहे हो कि अभी तुरंत मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे वरना ये एजेंट मेरा तुझे मार देगा, अभी तुरंत, या फिर मेरे एजेंट को तुरंत वहां पे 1 लाख रुपए दे दे वरना मेरा एजेंट मेरे कहने पे तुझे तुरंत मार देगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिलीवरी अगर देन एंड देयर तुरंत करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है।
तो देखो एक्यूज क्या है, जो बोल रहा है, जो एक्सटॉर्ट कर रहा है वो वहां से दूर है, बट उसका एजेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो ऐसे भी रॉबरी हो सकती है, पर रॉबरी होगी तभी जब विक्टिम के सामने या तो एक्यूज हो या फिर उसका एजेंट हो, मतलब चाहे एक्चुअल प्रेजेंस हो एक्यूज की या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस हो एक्यूज की, प्रेजेंस में ही वो क्या कर सकता है, रॉबरी कर सकता है। क्लियर? अगर वो उससे दूर होगा तो इंस्टेंट फियर नहीं हो पाएगा, इंस्टेंट डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो वहां पर एक्सटॉर्शन रॉबरी में नहीं बदल पाएगा। क्लियर? बस और कुछ नहीं इसमें देखना, एक बार मैं आपको डायरेक्ट रीड करा देता हूं रॉबरी का देखो। अब ये लिख रहा है यहाँ पे कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनेगा। देखो, extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear। देखो क्या लिख रहा है, is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear, देखो then and there to deliver up the thing extorted। देन एंड देयर मतलब सब कुछ, अगर एक्सटॉर्ट आप क्या ऐसे कर रहे हो, एक्सटॉर्ट आप फियर ऑफ इंजरी में डाल के प्रॉपर्टी को डिलीवर करा रहे हो, अगर यही फियर इंस्टेंट फियर बन जाए, किसका, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यही डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या बन जाए, बिल्कुल इंस्टेंट डिलीवरी बन जाए, तो ये इंस्टेंटेनिटी क्या बना देगी, एक्सटॉर्शन को रॉबरी बना देगी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक एग्जांपल देता हूं, तीनों चीज कवर हो जाएंगी उसमें। एक एग्जांपल देता हूं। अब देखो, मान लो कोई ज्वेलरी की शॉप है, कोई ज्वेलरी की शॉप है बड़ी सी। क्लियर? ये उसका दरवाजा है। क्लियर? अब यहां पे क्या है कि यहां पर ये काउंटर्स हैं। क्लियर? ये काउंटर्स हैं, यहां पर बी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। क्लियर? तो यहां से अब क्या जाता है, ए जाता है अंदर इसके पास। क्लियर? इससे अब देखो एक एक करके बताना, एक एक करके बताना कि क्या होगा, एक एक करके बताना कि क्या होगा। ए ने सी से कहा कि जितने भी तुम्हारे पास ज्वेलरी है, जितने भी तुम्हारे पास ज्वेलरी है वो सब मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। क्लियर? या तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम सारी ज्वेलरी मेरे को दे दो। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है बताओ, एक्सटॉर्च। ठीक है, ये क्या है, एक्सटॉर्च। क्लियर? मान लो आया ए आया, ए ने क्या किया, ए ने गन दिखाई सी को, ए ने गन दिखाई सी को, कहा कि तुझे अभी जान से मार दूंगा, सारे जेवरात मुझे दे दे। ये क्या है, ये है रॉबरी, ये है रॉबरी। क्लियर? अच्छा, ये रॉबरी किससे बन रही है, ये रॉबरी किससे बन रही है, एक्सटॉर्शन से। ये रॉबरी किससे बन रही है, एक्सटॉर्शन से। ठीक है, वेरी गुड जीनत। देखो अब मैं कह रहा हूं, ए ने गन दिखाई, सी से बोला कि तुझे अभी जान से मार दूंगा, सारी प्रॉपर्टी मेरे को डिलीवर कर दे। बट एकदम बाहर पुलिस का सायरन बजने लगा, एकदम पुलिस का क्या बजने लगा, पुलिस का सायरन बजने लगा। उसने डिलीवरी नहीं होने दी, उसने क्या करा, हिमसेल्फ स्नैचेस एंड रन।
उसके बंदूक दिखा के खुद सारी चीजें छीन के और भाग गया, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी रॉबरी होगी क्योंकि इंस्टेंट इंस्टेंट डेथ का फियर है। बट ये रॉबरी किससे होगी? एक्सटॉर्शन से नहीं होगी, थेफ्ट से होगी, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को मूव कराया है उसकी पोजीशन से। क्लियर? रॉबरी कहां से होगी? रॉबरी फ्रॉम थेफ्ट। क्लियर? ठीक है, अब देखो फिर एक्सटॉर्शन से बनेगा, या तो थेफ्ट से बनेगा या फिर एक्सटॉर्शन से बनेगा। कैसे बनेगा वो हमने देख लिया, इंस्टेंटेनिटी जुड़ जाएगी, इंस्टेंट फियर जुड़ जाएगा। क्लियर? अब इसी रॉबरी को अगर 5 या उससे अधिक लोग करेंगे, इसी रॉबरी को अगर 5 या उससे अधिक लोग कमिट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डकैती। ये क्या बन जाएगा? डकैती। क्लियर? ये क्या बन जाएगा? डकैती। क्लियर? बट इसमें क्या होना चाहिए? ऑल फिजिकली प्रेजेंट, ऑल मैन आर फिजिकली प्रेजेंट। डकैती के लिए क्या होना चाहिए? फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए पांचों लोगों की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फोन पे काम कर रहा है, नहीं, पांचों लोगों की फिजिकल प्रेजेंस डकैती में जरूरी है। क्लियर? एक बार डकैती का सेक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, देखो डकैती क्या है, देखो, व्हेन 5 or more person conjointly commit or attempt to commit a robbery, जब रॉबरी को ही 5 या उससे अधिक लोग क्या करें? मिलकर करें। ठीक है, जब रॉबरी को ही 5 या उससे अधिक लोग मिलकर करें, तो वो रॉबरी क्या बन जाएगी? डकैती बन जाएगी। और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन को जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। क्लियर? तो भाई मैं कह रहा हूं फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस में क्या क्या चीज आएगा? अगर कोई वहां पर एड कर रहा है आपको, तो भी वो उसमें गिना जाएगा। क्लियर? अगर वो आप क्या कर रहा है? एड कर रहा है, पर्सन एड सच कमीशन, तो वो भी क्या गिना जाएगा? उसकी जो 5 पर्सन है रॉबरी करने वाले, उसी में गिना जाएगा, अगर वो किसी भी रूप से आप वहां पर मौजूद होकर आपकी मदद कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद इसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं, एग्रीवेटेड फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर? एग्रीवेटेड फॉर्म डकैती के आपको पढ़ने हैं। और डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जिसका प्रिपरेशन भी क्या होगी? जिसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। क्लियर? तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है। हाँ, इट इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी। देखो, आ, देखो अब ध्यान से सुनना। तो आईटी एक्ट में आएगा मंजीत सिंह। देखो अभी ध्यान से सुनो कि आपने थेफ्ट पूरा हो गया आपका, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया। बस जो समझने वाले, जो मल्टीपल एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है हमें थेफ्ट में पड़ती है, क्योंकि उसमें सवाल उसी तरह से बनते हैं ज्यादा। क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब आपको जितना भी मैंने कॉपी में एग्जाम्पल कराए, सेक्शन कराए, एसेंशियल कराए, उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद बेर एक्ट की रीडिंग करनी है, और जितने भी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और रॉबरी और डकैती में इलस्ट्रेशंस हैं, सबसे मेन चीज वही है, आप मतलब इत्मीनान से पहले रिवाइज करके, क्लियर, इत्मीनान से क्या करके? रिवाइज करके फिर आपको क्या करना है कि इसके इलस्ट्रेशन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे मल्टीपल रीडिंग करनी है। क्लियर? और मल्टीपल रीडिंग करने के बाद कोई भी इलस्ट्रेशन आपको नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट एक भी इलस्ट्रेशन आपकी थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की, रॉबरी और डकैती, इनकी एक भी इलस्ट्रेशन आपकी छूटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? छूटनी नहीं चाहिए, बस इतना आपको इंश्योर रखना है।
और आपको पूरी तरह से इस टॉपिक को कवर रखना है विद इलस्ट्रेशंस। क्लियर? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इलस्ट्रेशन है। तो जितना भी करा दिया, बस उसका रिवीजन करिए और बार बार इलस्ट्रेशन पढ़िए। इलस्ट्रेशन इसकी आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। क्लियर? फिर कभी भी किसी भी पेपर में एक भी सवाल आपका इन 4 टॉपिक से गलत नहीं हो सकता। हाँ, 5% रॉबरी का अटेम्प्ट करेंगे वो डकैती मानी जाएगी। बीएनएस की मैंने बताया था ना कि आज के बाद 2-3 एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी 2-2 घंटे की और खत्म हो जाएगा। बहुत से टॉपिक तो नहीं बचे। जैसे प्रॉपर्टी में क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसचीफ, ये 4 टॉपिक बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद डिफेमेशन और क्रिमिनल अटेम्प्ट बचा हुआ है जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एक क्लास में 4 टॉपिक होते हैं जो मैंने पहले बताए, फिर एक क्लास में डिफेमेशन और क्रिमिनल अटेम्प्ट होता है। ठीक है, और एक क्लास में लूंगा नए ऑफेंसेस की, जो 3-4 इंपॉर्टेंट नए ऑफेंसेस हैं वो नए ऑफेंसेस आपको कराऊंगा। बट उसमें ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन है नहीं, तो केवल डायरेक्ट रीडिंग उसमें हमें करनी है, बट कराऊंगा आपको मैं। तो 3 क्लासेस लगेंगे भाई, बता रहा हूँ, पूरा सुन तो लीजिए आप। और डेफिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट थी लगभग तो मैंने करा दी, जैसे वॉलंटरीली की हमें पता है, डिसऑनेस्टली की हमने करी थी कल। ठीक है, मूवेबल की हमने करी थी। ठीक है, और वो तो मैं लास्ट क्लास में बता दूंगा आपको कि क्या क्या आपको डायरेक्ट रीडिंग करनी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक लिखवाए थे। देखो, स्टार्टिंग में जो मैंने टॉपिक लिखवाए थे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में लिखवा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर टाइम की वजह से जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं। इसलिए मैं हर क्लास में अपनी सबसे पहले टॉपिक लिखवाता हूँ और उसी टॉपिक के हिसाब से चलता हूँ, चाहे फिर मुझे 3 एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, चाहे 15 एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े। मैंने सीआरपीसी में 10 से 12 एक्स्ट्रा क्लास ली थी। क्लियर? देखो, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस वी हैव डन। लाइबिलिटी कल्पेबिलिटी हमने कर लिया। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी कर लिया, एक्टस रियस मेंस रिया कर लिया, जनरल एक्सेप्शंस पूरे कर लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लिया, अबेटमेंट कर लिया, अबेटमेंट टू सुसाइड कर लिया, डाउरी डेथ कर लिया, क्रुएल्टी कर लिया, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कर लिया, यानी कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कर लिया, मिसकैरेज कर लिया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया, किडनैपिंग एबडक्शन कर लिया। ठीक है, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और एजॉल्ट कर लिया, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन कर लिया, रेप कर लिया, अननेचुरल ऑफेंस कर लिया, अडल्ट्री कर लिया, बाइगेमी कर लिया, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती कर लिया। क्लियर? हम बचा क्या है? क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रेसपास, मिसचीफ और हाउस ब्रेकिंग, जो मिला के एक क्लास में होता है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद क्या बचा है? डिफेमेशन और क्रिमिनल अटेम्प्ट, डिफेमेशन और क्रिमिनल अटेम्प्ट। उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद बचा है कुछ नए ऑफेंसेस जिसमें एक क्लास लगेगी, तो टोटल मैक्सिमम 3 क्लास लगेंगी आपकी जो है खत्म होने में। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, ये केवल बेसिक रीडिंग करनी है बेटा इसकी। एफरे फॉर्जरी और हार्बरिंग और काउंटर, ये केवल बेसिक रीडिंग। हार्बर का मतलब होता है छुपाना, बस इसमें 212 जो आईपीसी का था पहले, बस आपको बेरेक्ट से रीड करना है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अंजलि आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां मैं आपको भेज दूंगा। कॉन्सेप्चुअल सारे टॉपिक आप कर चुके हैं। क्लियर? कॉन्सेप्चुअल सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं। क्लियर? बाकी और 3 क्लासेस जो बची हुई हैं, बचे कुछ टॉपिक्स उसमें हो जाएंगे। उतना ही करना होता है, बाकी जितना भी आईपीसी में आपको लगे कि साहब ये सर ने नहीं कराया, समझ लेना उसकी केवल और केवल आपको मार्जिनल हेडिंग या केवल बेरेक्ट रीडिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर? क्योंकि ये चीज ही हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना।
ठीक है, मैं चैप्टर 2 पनिशमेंट भी करा दूंगा, ठीक है। पनिशमेंट और टॉपिक मैंने लिखवाया नहीं था, ठीक है, मैंने लिखवाया नहीं था, बट मैं करा दूंगा पनिशमेंट ना, पनिशमेंट में कुछ है नहीं, ठीक, बट मैं पनिशमेंट का चैप्टर आपको करा दूंगा। क्लियर, एक क्लास उसमें लगेगी पूरी। बाकी बाकी कुछ नहीं करना बेटा, ये सब बेरेक्ट रीड करना होता है। मैं खड़े होके बेरेक्ट रीड अगर मैं कराऊंगा क्लास में तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। क्लियर, मतलब अगर क्लास में आपको बेरेक्ट रीड कराया जाए एक एक सेक्शन करके तो डेट इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। समझ गए? तो बेरेक्ट रीड तो आप खुद करोगे। क्लियर, बेरेक्ट रीड आप खुद करोगे। बहुत है, मोर देन इनफ है, जितना मैंने आपको करा दिया है ना उतना मोर देन इनफ है। आपको बस क्या करना है, आपको जो मैंने कराया है उसे कॉपी प्लस बेरेक्ट से पढ़ना है, बाकी जो भी प्रोविजन बचा हुआ है उसकी केवल बेरेक्ट रीडिंग आपको लेनी है। तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी पेपर में बैठ लेना, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी बैठ लेना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 5 भी लगेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुष, 5 भी लगेगी तो मैं आसानी से लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, मेरे को क्लास से मतलब नहीं होता कि कितनी 2 लगेंगी, 3 लगेंगी, 5 लगेंगी, 8 लगेंगी। मुझे मतलब है कि जितना मैंने लिखाया है स्टार्टिंग में टॉपिक्स आपको, वो टॉपिक्स पूरे अच्छे से हो जाने चाहिए। क्लियर, बस मेरा इतना वो रहता है टारगेट। मैं बिल्कुल अपनी स्पीड से पढ़ाते हुए चलता हूँ, इसीलिए जो सब्जेक्ट का टाइम होता है वो पूरा हो जाता है, बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कराता हूँ। मैं कभी भी मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि जो टाइम मुझे अलॉट होता है उसमें मैं कराने की कोशिश करूँ, चीज़ों को छोटा करूँ, जल्दी भागूँ, तो ये कभी भी मेरी इंटेंशन नहीं रहती। चाहे मुझे डबल क्लास लेनी पड़े, बट मैं कराता इत्मीनान से हूँ, अपनी मर्ज़ी से कराता हूँ। मिस्टेक ऑफ लॉ फैक्ट बेटा ऑलरेडी हमारा हो चुका है जनरल एक्सेप्शन में, आप पुरानी क्लास उठा के देखना तो आपको मिलेगा। बेटा वो मेंस के लिए आप कर सकते हो, बट मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट वाला वो चीज़ नहीं है ना? स्टेजेस ऑफ क्राइम पे आप कोई भी एक थ्योरी की किताब उठा के उस पे देख सकते हो आंसर आपको क्या कैसे लिखना है। चलिए, चलिए ठीक है, अब बाकी आज इतना ही कराना है, बाकी आज अब आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? और अब सीधे दिवाली के बाद मिलेंगे, यानी कि 4 तारीख को। टाइमिंग्स ग्रुप पे मैं डलवा दूँगा किस टाइम से आपकी क्लास होगी। 3-4 क्लास जो भी एक्स्ट्रा लगेंगी वो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हार्दिक शुभकामनाएँ आपको दीपावली की। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं 4 तारीख को छुट्टियों के बाद। आप भी छुट्टियाँ मनाइए, सुरक्षित रहिए। सबसे मेन बात ये है कि आपको सुरक्षित रहना है और खुश रहना है। बाकी अपना जो मैंने कराया वो रिवाइज़ करते रहना है। क्लियर, और रात में 10 बजे आया करो। कल आप नहीं आए थे, रात में 10 बजे आया करो, है ना? आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट अच्छा टॉपिक मैंने कवर किया है। बेटा मुझे शायद बीएनएस ही मिला है दोबारा से, तो जब बीएनएस ही मिला है तो शायद आपके बैच में ना हो। मेरा जो है मतलब और अलग बैचेज़ में हो, बट मुझे दोबारा से बीएनएस ही मिला है। क्लियर? चलिए, ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। ओके, हैप्पी दिवाली।